ज्ञानधारा क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और हमने पहली क्लास के अंदर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को दो पार्ट में पढ़ा, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में इम्यूनाइजेशन राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, और दूसरा हमने पढ़ा था कि कोल्ड चेन, और कोल्ड चेन में हमने पूरा डिटेल से आराम से पढ़ा कि टीकाकरण को भंडारण जो जिस स्थान से निर्मित होता है उस स्थान से लेकर के टीकाकरण स्थल तक कैसे पहुंचाया जाता है और कितना क्या टेम्परेचर रखना होता है, सभी टीकों के अंदर हमने आराम से पढ़ा है। और अब हम तीसरे चरण में लेके आए हैं जो है संचारी रोगों की महामारी विज्ञान के बारे में पढ़ना। जो क्या होता है कि एपिडेमियोलॉजी ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, और उससे पहले हम समझेंगे तीन टर्म पढ़ेंगे तो हमको पूरा एपिडेमियोलॉजी का मतलब समझ में आएगा। तो हम तीनों में पहले पढ़ते हैं एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या होता है? वह संक्रामक रोग जो अपेक्षा से अधिक लोगों में फैल जाता है और किसी एक विशेष स्थान पर उसका सीमित नहीं होता है। ऐसा संक्रामक रोग जो एक अपेक्षा से अधिक लोगों में एक साथ में फैल जाता है और किसी विशेष स्थान पर सीमित नहीं होता है, वो ज्यादा एरिया में फैलता है, उसको हम बोलते हैं क्या होता है? एपिडेमिक। उसका उदाहरण माने तो प्लेग है, हैजा है, और चेचक। ये तीन रोग ऐसे हैं जो एपिडेमिक के अंदर उसको एपिडेमिक डिजीज या एपिडेमिक रोग घोषित किया गया था। और दूसरा हम पढ़ते हैं पैंडेमिक। वह संक्रामक रोग जो पृथ्वी के बड़े भूभाग में फैल जाता है, उसी को हम बोलते हैं पैंडेमिक। उदाहरण के लिए हम बोलते हैं कोविड का, कोरोना का। जो कोविड क्या था, एक पृथ्वी के बड़े भूभाग में फैल गया था। जैसे चाइना से हुआ शुरू तो फिर सभी देशों में इतने बड़े क्षेत्र में फैल गया तो WHO ने उसको पैंडेमिक घोषित कर दिया गया था। तो यह क्या था? पैंडेमिक डिजीज का एक अच्छा पैंडेमिक संक्रामक रोग का एक अच्छा उदाहरण कोविड आया। तीसरा आता है एंडेमिक। वह संक्रामक रोग जो किसी एक स्थान या किसी व्यक्ति वर्ग में नियमित रूप से पाया जाता है, उसको बोलते हैं। वो क्या होता है? अपना मलेरिया। मलेरिया क्या है? एक एंडेमिक डिजीज है। तो हम तीनों को अच्छे से समझा। और एपिडेमिक एक अच्छा उदाहरण आपको समझ में नहीं आया, इसमें दोनों में कंफ्यूजन है, तो इसका अच्छा उदाहरण समझने के लिए यह है कि अभी राजस्थान के अंदर एक लंपी डिजीज आई जो एक विशेष क्षेत्र के अंदर सीमित भी नहीं थी और बड़े क्षेत्र में भी गई नहीं थी, मतलब वो विश्व रूप में नहीं थी। तो कैसे? राजस्थान के काफी क्षेत्र में, फिर गुजरात के काफी क्षेत्र में, तो एक सीमित क्षेत्र में नहीं था, लेकिन अपेक्षा से अधिक गायों के अंदर वो लंपी डिजीज हुआ, तो वो क्या मानी जाएगी? एपिडेमिक, महामारी। और इसको पैंडेमिक और विश्व महामारी माना गया। तो ये तीन चीजें हमने समझा। अब हम समझते हैं एपिडेमिक क्या होता है। एपिडेमिक होता है महामारी। वो उसकी और लॉजी का मतलब एपिडेमियोलॉजी, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। तो जो महामारी का अध्ययन करना है उसी को बोलते हैं तो महामारी विज्ञान। अब एक संक्रामक रोग, संचारी रोग क्या है? संचारी रोग होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाता है, उसी को बोलते हैं संचारी रोग, कम्युनिकेबल डिजीज। और वो क्या होता है? वो हम 5 तरह के पढ़ते हैं। संचारी रोग कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में 5 प्रकार से फैल सकते हैं। कैसे? पहला है श्वसन संक्रमण, जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, जो श्वास के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाता है। दूसरा आता है आंतों में संक्रमण, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस। आंतों में संक्रमण, कुछ खान पीन उसकी वजह से क्या होता है? आंतों में संक्रमण होता है, वो भी है इसमें आता है। तीसरा संक्रमण आता है ऑर्थोपोड जनित संक्रमण। ऐसे ऑर्थोपोड जनित संक्रमण क्या होते हैं? जैसे मक्खी है, मच्छर है, या तिलचटा है, या ऐसे कुछ जीवाणु होते हैं। ऐसे वो एक ऑर्थोपोड हम पढ़ते हैं ना, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, उसी प्रकार एक वर्गीकरण आता है ऑर्थोपोडिक जनित। जो ऑर्थोपोडिक के अंदर कौन होता है? मक्खी, मच्छर है, उनके द्वारा जो फैलता है वो ऑर्थोपोडिक जनित संक्रमण होगा। और अगला हम पढ़ते हैं जीनोसिस। जीनोसिस क्या होता है? कि जंतु से मनुष्य के अंदर जो संक्रमण फैलता है उसको बोलते हैं जूनोसिस। एग्जाम्पल के लिए आप देखो कि जूनोसिस में क्या होता है कि जूनोसिस एक विशेष तौर से किसमें वो बीमार होती है, जैसे हमने स्वाइन फ्लू पढ़ा, वो है क्या है? बर्ड फ्लू है। स्वाइन फ्लू मतलब एक सुअर के अंदर जो फ्लू होता था वो व्यक्ति के अंदर आया, या बर्ड फ्लू है जो पक्षियों के अंदर होता था वो मनुष्य के अंदर आया। तो वो किस तरह से आया? वो जो संक्रमण जंतु से लेकर के मनुष्य में फैला है वो क्या होता है? जीनोसिस बोला जाएगा। और भूतल संक्रमण, ऐसे संक्रमण जो इन्फेक्शंस जो कुछ जर्म्स है, जर्म्स मतलब बोले तो जर्म्स होते हैं, उसकी क्या होता है? जर्म्स से मतलब बिल्कुल माइनर जो बैक्टीरिया, वायरस ने करके अलग तरह के आते हैं, उसी के द्वारा। जैसे जर्म से क्या होता है कि एक व्यक्ति से जैसा
हमने कहीं भी टच किया, पानी के अंदर भी होते हैं जर्म्स होते हैं, या मिट्टी है उसके अंदर भी होता है, हवा है उसमें भी होता है, उसकी वजह से वो फैलता है, वो कौन से भूतल संक्रमण में आएगा। तो हमने ये 5 पढ़े और अब इन 5 को हम एक बार विशेष पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि श्वसन के संक्रमण के अंदर कौन कौन सी बीमारियां आती है, आंतों के संक्रमण के अंदर कौन कौन सी बीमारियां आती है, ऑर्थोपेडिक जनित कौन कौन सी बीमारियां हैं, और जूनोसिस के अंदर मनुष्य जानवरों से लेकर के मनुष्य में आती है, जैसे रेबीज है, वो भी क्या होता है, कुत्तों के काटने से मनुष्य में होता है, तो वो भी रेबीज क्या है, किसमें आएगा, जूनोसिस में आएगा। तो हम और भूतल संक्रमण, इन सब को हम क्या करेंगे, एक पूरी तरह से हम एक साथ में अलग अलग रूप से और पूरा विस्तार से हम पढ़ते हैं। और इनके भी ये सवाल कई बार आ चुके हैं, ये तीनों लेवल के, कि एपिडेमियोलॉजी सवाल क्वेश्चन आया कि अपेक्षा से अधिक लोगों में फैला गया और एक विशेष स्थान तक वो सीमित नहीं था, उसको हम कौन सी श्रेणी में या उसको कौन सी डिजीज के अंदर, कौन सी बीमारी के अंदर, या महामारी घोषित करेंगे, या पेंडेमिक करेंगे, या एंडेमिक घोषित करेंगे। तो वो हमको देखना है कि संक्रामक रोग अपेक्षा से अधिक लोगों में फैला है तो हम हमेशा किसमें आएगा, एपिडेमिक में आएगा, वो महामारी के अंदर आएगा। और यदि एक पृथ्वी के बड़े भूभाग में होता है उसको बोलते हैं पेंडेमिक, विश्व महामारी के रूप में काउंट किया जाएगा या गिना जाएगा। तो ये हमने पढ़ा। और अगला हम पढ़ते हैं कि श्वसन संक्रमण से कैसे फैलता है, श्वसन संक्रमण से कैसे फैलता है। ठीक है, हम श्वसन संक्रमण पढ़ते हैं, इन्फेक्शन, उसमें कौन कौन सी बीमारी आती है। उसमें से सबसे पहली बीमारी है वो स्मॉल पॉक्स, उसको हम क्या बोलते हैं, चेचक। स्मॉल पॉक्स हम क्या बोलते हैं, चेचक। अब स्मॉल पॉक्स पढ़ते हैं, उसका रोग कारक एजेंट कौन सा है, वो है वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस से क्या होता है कि स्मॉल पॉक्स होता है, चेचक होता है। और उसके लक्षण क्या देते हैं, शुरुआत में उसको सिर दर्द है, पेट में दर्द है, या सिर बुखार है, ये इनको नॉर्मली चलता रहता है, उल्टियां हैं, वो चलता है। उसके बाद क्या होता है कि उसके तीसरे दिन क्या होता है, कुछ दाने निकलने स्टार्ट होते हैं। तीसरे दिन क्या होता है, धीरे धीरे दाने निकलने शुरू होते हैं। और वो दाने निकलते हुए वितरण कैसे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, केंद्र प्रसारक, सेंट्रीफ्यूगल होता है। सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, पहले सेंटर में होता है, जैसे अपने ट्रंक चेस्ट पे हुआ तो वो एक्सट्रीमिटी हाथों और पैरों की तरह फैलता हुआ जाएगा, वो होता है केंद्रीय प्रसारक, मतलब केंद्र से बीच में से लेकर के, जैसे ये बीच में है तो यहां से लेकर के इधर 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 फैलेगा, ये पहले इधर आएगा तो केंद्र में फर्स्ट होगा, उसके बाद हाथों और पैरों में होना शुरू हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल। और उसके बाद दाग कैसे होते हैं, दाने कैसे होते हैं, दाग के रूप में बनते हैं, धब्बेदार बनते हैं, धब्बेदार से प्यूपिल के रूप में, मतलब लाल लाल रेडनेस आता है। उसके बाद कुटी का वेसिकल्स, उसमें पानी भर जाता है, और पानी भरने के बाद उसमें पस भर जाता है, पस्ट्यूल बोलते हैं, फुंसी का रोग होता है, पस्ट्यूल, पस भर जाता है। और पस भरने के बाद उसकी क्या बन जाती है, पपड़ी बन जाती है, और पपड़ी इसको बोलते हैं स्काब। तो इसके बाद इसी कर्म के अनुसार उसमें क्या होता है, चरणों से वो दाने गुजरते हैं। सबसे पहले क्या होता है, धब्बेदार दाग है वो धब्बेदार हो जाते हैं, फिर पीप्यूल बनते हैं, रेडनेस आता है, फूटी का वेसिकल्स, उसमें पानी भर जाता है, एकदम क्लियर पानी आएगा, और उसमें फुंसी होगी, उसमें पस आ जाएगा, पिस्टल हो जाएगा, उसके बाद में पपड़ी बनकर इस तरह से उसका ठीक होने लगेगा। इस तरह से ये हमने स्मॉल पॉक्स चेचक का ये है लक्षण। और चेचक है 1967 में 1967 में WHO ने की निगरानी में, WHO ने निगरानी और रोकथाम के लिए उन्होंने एक विशेष अभियान चलाया गया, विश्वव्यापी अभियान इसके लिए चलाया गया। और भारत में 24 मई 1975, 24 मई 1975 में लास्ट केस देखा गया, अंतिम रोगी देखा गया भारत में। और फिर 5 जुलाई 1975 को चेचक मुक्त भारत हो गया था। चेचक को 5 जुलाई 1975 को चेचक मुक्त घोषित किया गया। तो ये हमने पढ़ा चेचक। चेचक क्या होता है, स्मॉल पॉक्स उसका वर्ड है इंग्लिश में, और उसका किसकी वजह से होता है, वेरियोला वायरस की वजह से होता है। लक्षण क्या होता है, पेट में दर्द, सिर में दर्द, उल्टी है, बुखार है, ये शुरुआत में आता है। तीसरे दिन क्या होता है, कुछ दाने निकलने शुरू होते हैं। दाने कहाँ निकलेंगे, पहले ट्रंक चेस्ट छाती पे निकलेगा, फिर छाती से पैरों और हाथों की तरफ फैलेगा, उसको बोलते हैं हम केंद्रीय प्रसारक। ये एक सवाल एग्जाम में आएगा कि सेंट्रीफ्यूगल
कौन सी बीमारी के अंदर होता है शुरुआत, तो आपको स्मॉल पॉक्स या चेचक लिखना है, या केंद्र प्रसारक कौन से होते हैं, तो ये आएगा सवाल। और बाद में दाग का क्या क्या क्रम रहेगा, तो दाग क्या धब्बेदार होंगे, धब्बेदार होने के बाद में क्या हो जाएगा, पीप्यूल हो जाएंगे, पीप्यूल होने के बाद वेसिकल्स पुटिका बनेंगे, और पुटिका होते ही फुंसी के रूप में पस्ट्यूल बनेंगे, और फुंसी के रूप में बनने के बाद उसमें वो क्या होता है, उसके पपड़ी आएगी, इसका के रूप में इस चरणों के रूप में से ऐसे दाने निकलते जाएंगे। और ये 1967 में WHO ने इनके लिए कार्यक्रम चलाया गया, इसके निगरानी और रोकथाम के लिए। और फिर भारत में लास्ट केस कब देखा गया, ये भी सवाल आएगा आपको कई बार कि चेचक का केस भारत में लास्ट कब तक देखा गया, वो है 24 मई 1975 के अंदर। और फिर ये अगला क्वेश्चन और आता है कि चेचक मुक्त भारत कब हुआ, तो वो बोलना है आपको 5 जुलाई 1975 में। लास्ट केस 24 मई और घोषित कब किया गया, 5 जुलाई 1975 के अंदर। तो अब हम दूसरी डिजीज पढ़ते हैं, चिकन पॉक्स पढ़ते हैं, जिसको हम इसका भी दूसरी स्मॉल पॉक्स पूरा अभी नेक्स्ट पढ़ रहे हैं चिकन पॉक्स। अब चिकन पॉक्स क्या होता है कि ये चिकन पॉक्स नाम बोल सकते हैं या वेरिसोला के नाम से भी जाना जाता है। ये अत्यधिक तीव्र संक्रामक रोग होता है और इसका रोग कारक है वेरिसोला जोस्टर। वेरिसोला जोस्टर है, उस वायरस की वजह से ये चिकन पॉक्स होता है। ये मुख्य रूप से 10 वर्ष से कम साल उम्र के बच्चों में होता है। और बाकी इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, छोटी बूंदे द्वारा। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन किसे बोलते हैं, जब हम बात कर रहे हैं तो मुंह में से छोटी छोटी जो बूंदे निकलती है उसको ड्रॉपलेट बोल सकते हैं। या फिर हम छींक लेते हैं या कुछ, तो सांस के साथ में छोटी छोटी बूंदे निकलती है, उसको बोलते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। तो इसका ट्रांसमिशन ये आगे कैसे फैलता है, ड्रॉपलेट के माध्यम से फैलता है। नेक्स्ट, इसका प्रवेश द्वार कौन सा होता है, श्वसन मार्ग। ये वायरस श्वसन मार्ग के द्वारा ही हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में प्रवेश करता है। तो ये हर एक सवाल बनता है कि इसका श्वसन मार्ग कौन सा, इसका प्रवेश मार्ग कौन सा होगा, श्वसन तंत्र होगा। और इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि कोई भी वायरस, जैसे मेरे शरीर में एक वायरस प्रवेश किया, आज प्रवेश किया और 14 दिन तक, 14 दिन उसके कुछ लक्षण दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं। तो प्रवेश से लेकर करके लक्षण आने तक के बीच के समय को हम क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो इसका चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, 14 से 16 दिन तक है। ये वायरस प्रवेश करने के 14 या 16 दिन बाद में इनके लक्षण दिखने स्टार्ट होते हैं, उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। वायरस शरीर में प्रवेश करने से लेकर के बीमारी के लक्षण उत्पन्न होने तक के समय को हम क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। फिर इसके लक्षण क्या होते हैं, 2 प्रकार के लक्षण होते हैं इसमें। एक तो आता है प्री इरप्टिव स्टेज और दूसरा आता है इरप्टिव स्टेज। प्री इरप्टिव मतलब दाने निकलने से पहले के समय को बोलते हैं। वो उसमें हल्का बुखार आएगा, कंपकंपी आएगी और थोड़ा पेट में दर्द और ठंड लगेगी। और इरप्टिव स्टेज, दाने उत्पन्न हो गए, विस्फोटक मतलब निकलना, दाने निकलना, दाना निकलना स्टार्ट हुए, तो दाना निकलना ही इसका पहला संकेत आता है कि हमको चिकन पॉक्स हो रहा है। अब उसमें क्या होता है कि चिकन पॉक्स 2 तरह के होते थे। स्मॉल पॉक्स में केंद्र प्रसारण बोलता, सेंट्रीफ्यूगल, और ये सेंट्रीपिटल है। ये सेंट्रीपिटल है, उसको बोलता हम सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल। केंद्रीय प्रसारक था वो, और ये केंद्रीय भी मुख है। तो उसमें प्रसारक में क्या था, केंद्र से लेकर के दूर, अपने जो केंद्र पार्ट है उससे लेकर के दूर जाता था, एक्सट्रीमिटी बॉडी की तरफ जाता था, ये था। और इसमें क्या होता है, दूर से क्या होता है, केंद्र की ओर आता है, इसको बोलते हैं केंद्राभिमुख। दाने निकलते कैसे, दूर से आके शुरू होता है और बीच में आके निकलता है। और इसमें क्या है, बीच में निकला और फिर ये दूरी की तरफ जाता है। इस तरह से केंद्राभिमुख आगे बढ़े और तेजी से विकास। इसमें दाने, इसमें क्या होता है कि पहले हमने स्मॉल पॉक्स में पढ़ा कि पहले शुरुआत में धब्बेदार दाने निकलते हैं, उसके बाद में क्या होता है कि उसमें पेप्यूल निकलते हैं और लाल लाल होता है। पेप्यूल के बाद में क्या होता है, वेस्ट्यूल, पुटिका होती है, उसमें थोड़ा जल भरता है। फिर उसमें से जल भरने के बाद उसमें आगे से पस्ट्यूल, फुंसी होती है, उसमें पस आता है। पस के बाद में उसमें पपड़ी आती है। इस तरह से ये थोड़ा स्टेज अलग अलग चलता है, लेकिन इसमें तेजी से विकास होता है। सभी स्टेज एक साथ में आती है। पस्ट्यूल, उसमें धब्बेदार भी, प्यूपिल भी, वेसिकल्स भी
और पुटिका, वो सभी क्या कि चरण एक साथ में आते हैं, इसीलिए इसमें तेजी से विकास होता है। और सभी एक साथ आने को हम बोलते हैं पॉइलोमॉर्फिज्म। पॉइलोमॉर्फिज्म किसे बोलते हैं? जो धब्बेदार दाने, प्यूपिल, पुटिका, फुंसी, पपड़ी, सभी चरण एक साथ में पूरी हो जाती है। सभी चरण है एक साथ में, सभी चरण एक साथ में पूरी हो जाती है, एक साथ एक ही समय में पूरी हो जाती है। उसको बोलते हैं पॉइलोमॉर्फिज्म कि ये चरण इसमें होता है। और इसके अंदर जो वेसिकल्स होता है जिसमें तरल पदार्थ बढ़ता है ना, ये बोलते हैं ना पुटिका के समय क्या होता है, इसके अंदर तरल पदार्थ बढ़ जाता है, और तरल पदार्थ बढ़ते तो वो ऐसी चमकती है, ड्रॉप ड्रॉप्स, मतलब ओस के पत्ते के ऊपर ओस, मॉर्निंग के अंदर जिस पेड़ पौधे पे जो ओस आती है, ओस की वजह से वो एक बूंद कैसे चमकती है, वैसे ही इसके दाने चमकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इसमें बनने वाला, चिकन पॉक्स में किसकी वजह से होता है? वो वेरिसेला जोस्टर की वजह से। मुख्यतः कब होता है? 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में होता है। कौन से रूट के द्वारा फैलते हैं, कैसे फैलते हैं? वो ड्रॉपलेट से फैलते हैं, छोटी बूंद द्वारा। और उसका प्रवेश द्वार कौन सा होता है? श्वसन मार्ग होता है। इंक्यूबेशन पीरियड उसका क्या होता है? 14 से 16 दिन होता है। इंक्यूबेशन पीरियड किसे बोलते हैं? या पूछ ले वायरस में शरीर में प्रवेश करने से लेकर तक लक्षण उत्पन्न होने तक समय को क्या बोलते हैं? तो हमको बोलना है इंक्यूबेशन पीरियड। हर एक सवाल है इसमें। और लक्षण क्या? 2 प्रकार, इरेप्टिव और इरेप्टिव। दाने से पहले हल्का बुखार आता है, दाने और दाना निकलना ही इसमें एक पहला लक्षण है। वितरण दाने कैसे निकलते हैं? केंद्रीय विमुख होता है, और स्मॉल पॉक्स में केंद्रीय प्रसारक होते हैं, तेजी से विकास होता है। और एक स्पष्ट ये किसमें पाया जाता है? पॉलीमॉर्फिज्म किसमें पाया जाता है? स्मॉल पॉक्स में, चिकन पॉक्स में, रेबीज में, या आपका कोई दूसरा डिप्थीरिया उसमें डाल दिया, तो हमको क्या चूज करना है? चिकन पॉक्स में होता है पॉलीमॉर्फिज्म। ये क्या होता है कि इसमें सभी चरण जो धब्बेदार दाने से लेकर के, फिर इसमें प्यूपिल है, पुटिका है, और फुंसी है या पपड़ी, ये सभी स्टेज अलग अलग होती है दूसरी डिजीज में, लेकिन इस बीमारी में एक ही समय में सभी चरण एक साथ में पूर्ण हो जाते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, यहां तक समझ में आया। और इसका थोड़ा सा अगला पार्ट है, वो हम अभी समझ लेते हैं कि इसका निवारण कैसे होता है। वो एक बार हम इधर ही देख लेते हैं। निवारण है वो निवारण के लिए या उसका ट्रीटमेंट के लिए कि निवारण कैसे होता है कि यदि इसको क्या लगाया जाता है? वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबिन वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबिन 72 हॉर्स के अंदर देना होता है। एक व्यक्ति है वो जो जिसको चिकन पॉक्स हो रखा है, उसके संपर्क में आ गया। अब संपर्क में आया तो उसको हमको लगा कि मेरे को भी हो सकता है, तो 72 आवर्स से पहले हमको क्या ले लेना है? वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबिन। तो हमको शक है कि मेरे को हो सकता है, तो उस टाइम आपको क्या लेना है? वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबिन। कब लेना है? 72 घंटे से पहले लेना है। और एक है जिसको अभी किसी के संपर्क में नहीं आया, कुछ भी नहीं है, उसको पहले लेना है। तो क्या होता है कि बचपन में 12 से 18 महीने का बच्चा होता है, 12 से 18 महीने का बच्चा होता है, तब इसकी वेरिसेला जोस्टर वैक्सीन आती है। वेरिसेला जोस्टर वैक्सीन है, वो लेनी होती है। ये एक लाइव वैक्सीन है, इसमें जीवाणु जीवित होता है। इसमें 2-3 तरह की आती है, एक तो आता है किल्ड वैक्सीन, एक लाइव वैक्सीन। यह क्या है? लाइव वैक्सीन है। ये कब देना होता है? 12 से 18 महीने के अंदर देनी होती है। और ये 12 से 18 महीने के अंदर देते हैं बच्चों में, जिससे उसको, और ये बच्चा इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए। चिकन पॉक्स की है
कि बीमारी से ग्रसित नहीं होना चाहिए। यदि ग्रसित है तो आपको ये नहीं देना और ये भी नहीं देना है। तो यदि भी चिकन पॉक्स से ग्रसित नहीं है तो 12 से 18 महीने के बीच में आप वेरिसेला जोस्टर वैक्सीन दे सकते हो। और यदि किसी के कॉन्टेक्ट में आ गया तो आपको 72 घंटे के पहले आपको वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबिन देना है। तो हमने 2 डिजीज पढ़ी है। पहली हमने पढ़ी है स्मॉल पॉक्स, सेकंड पढ़ी है हमने चिकन पॉक्स। और पहले शुरुआती हमने पढ़ा है एपिडेमियोलॉजी ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। उसमें हमने पढ़ा एपिडेमिक, पेंडेमिक और एंडेमिक। एपिडेमिक एक अपेक्षा से अधिक लोगों में फैलता है, वो एक स्थान में सीमित नहीं रहता है और उसको बोलते हैं एपिडेमिक। फिर पेंडेमिक एक पृथ्वी के बड़े भूभाग में फैलता है, उसको बोलता है पेंडेमिक। और एंडेमिक होता है एक निश्चित स्थान या एक व्यक्ति वर्ग में नियमित रूप से पाया जाता है, उसको बोलते हैं एंडेमिक। और फिर हमने पढ़ा कि 5 श्वसन तंत्र मतलब 5 कम्युनिकेबल जो ये संचारी रोग है 5 तरह से फैलता है कम्युनिकेबल डिजीज। कैसे? एक श्वसन के द्वारा, दूसरा आपके इंटेस्टाइन के द्वारा, आंतों के द्वारा, आंत में फैलता है। और तीसरा आता है ऑर्थोपोड उसके द्वारा फैलता है। फोर्थ हमने बोला था जूनोसिस के द्वारा फैलता है। और 5वां बोला हमने भूतल संक्रमण जो बोलता है सरफेस इन्फेक्शन। ये फिर पढ़ा। फिर हमने पढ़ा स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स में क्या पढ़ा? स्मॉल पॉक्स है वो स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स 2 तरह के पढ़े थे हमने। और स्मॉल पॉक्स में हमने क्या पढ़ा कि स्मॉल पॉक्स किसकी वजह से होता है, उसका रोग कार्य के बारे में पढ़ा। फिर हमने रोग कार्य के बाद पढ़ के उसमें क्या क्या लक्षण होते हैं वो देखा। और उसके अंदर फिर हमने देखा कि वितरण कैसे होता है, विकास कैसे होता है। और उसको भारत में लास्ट केस कब देखा गया? 24 मई 1975 को। और भारत से निकाला पूरी तरह से मुक्त घोषित कब हुआ? 5 जुलाई 1975 को हुआ था। और फिर वो एक WHO है उसका अभियान चला गया, वो कब चला गया? 1967 में चला गया, 1967 में चला गया। फिर चिकन पॉक्स है वो किससे होता है, उसके रोग कारक को देख लिए, पढ़ा है रोग कारक के बारे में। फिर इसको कैसे फैलते हैं वो पढ़ा है। फिर इनका इंक्यूबेशन पीरियड भी बता दिया। और 1-2 लक्षण आते हैं इसमें, एक तो दाने से पहले और एक बाद में। और उसमें वो केंद्रीय विमुख होता है दाने निकलने का, वितरण का। और फिर हमने पढ़ा तेजी से विकास करता है। पोइलोमॉर्फिज्म क्या होता है? सभी चरण एक साथ में होते हैं, इसको बोलते हैं पोइलोमॉर्फिज्म। और फिर हमने पढ़ा कि यदि बच्चा संक्रमण से ग्रसित नहीं है तो उसको हम क्या कब देते हैं? वैक्सीन 12 से 18 महीने के बीच में वैक्सीन दे सकते हैं। और यदि एक किसी भी संक्रमण व्यक्ति के संपर्क में आ गया तो क्या करना चाहिए? तो संक्रमण से आ गया तो उसको वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबिन है वो 72 घंटे से पहले हमको देनी पड़ती है। तो इस प्रकार से हमने ये आज पढ़ा है। और कल हम इसको नई क्लास के अंदर हम उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स में दोनों में कितना फर्क है, कौन कौन से डिफरेंस है वो हम पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। और आपको नोट्स चाहिए तो आपको हर बार मैं यही बोल रहा हूँ, नोट्स चाहिए तो आप पर्सनली व्हाट्सएप मैसेज करो जिसे आप प्राप्त कर सकते हो। और फिर हम एक 10 क्लास या के करीब निकलने के बाद उसका हम एक टेस्ट सीरीज रखेंगे। और सबको किसी को भाग लेना है तो लगातार आप पढ़ते रहिए। और इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हो। और टेस्ट सीरीज में भी भाग लेना है तो भी आपको इसी नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। थैंक यू, धन्यवाद।